बहुत पुरानी बात है। ऐन नामी एक औरत हुआ करती थी जो बेवा थी। उसकी एक नौजवान बेटी थी जिसका नाम आर्या था। बेवा होने के बाद ऐन के पास आमदनी का कोई जरिया ना रहा, तो उसने एक शख्स रेड से शादी कर ली। रेड की बीवी मर चुकी थी, लेकिन उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम मारिया था। मारिया भी आर्या ही की हम उम्र थी। ऐन अपनी बेटी आर्या को बड़े लाड प्यार से पालती, उसे अच्छे से अच्छा खाने को देती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती, उसके बालों में कंघी करती और आंखों में सुरमा लगाती। उसे घर का कोई काम न करने देती। वो सारा दिन खेलती कूदती रहती। लेकिन मारिया उसकी सौतेली बेटी थी, इसलिए उस बेचारी की हर वक्त कम बख्ती आई रहती। जो थोड़ा बहुत खाना बच जाता, वो मारिया को खाने को मिलता। उसके कपड़े फटे पुराने थे, बाल संवारने का तो उस बेचारी को होश ही ना था। उसकी सौतेली माँ तमाम दिन उससे घर के काम में लगाए रखती। उसे कभी खेलने का मौका न मिलता। उसके बावजूद उसे अक्सर मार पड़ती। सौतेली माँ होने के अलावा ऐन को मारिया से एक और दुश्मनी भी थी। वो इतने फटे पुराने कपड़ों और नहाए धोए बगैर भी इतनी खूबसूरत और प्यारी लगती कि शादी के लिए जो भी पैगाम आता वो उसी के लिए आता। आर्या को कोई पूछता भी ना था। ऐन हर वक्त यही सोचती रहती कि मारिया से किस तरह पीछा छुड़ाया जाए और उसको किस तरह रास्ते से हटाया जाए, ताकि लोगों की तवज्जो उसकी अपनी बेटी आर्या की तरफ हो। ये लोग एक गांव में रहते थे। गांव के बाहर एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक झोंपड़ी थी, टूटी फूटी बोसीदा सी। उसके अंदर मकड़ियों ने जाले तान रखे थे। उस बोसीदा झोंपड़ी की नहूसत टपकाती वीरानी इस कदर दहशतनाक थी कि कोई भूला भटका मुसाफिर उधर आ निकलता तो थका हारा होने के बावजूद वहां रात ना बिताता। उस झोंपड़ी के पास से जो रास्ता गुजरता था वो लोगों ने मुद्दत से इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, क्योंकि मशहूर था कि उस झोंपड़ी में जिन भूत रहते हैं। आधी रात के बाद उसमें नाचने गाने की आवाज़ें आती हैं। रोशनी कभी जलती है कभी बुझती है। एक शाम सौतेली माँ ने मारिया से कहा वो चरखा और रुई उठाकर उस झोंपड़ी में चली जाए और सारी रात वहीं बैठकर चरखा काटे। सुबह तक सारी रुई का धागा बन जाना चाहिए, वरना उसे घर से निकाल दिया जाएगा। असल में ऐन को पता था कि बहादुर से बहादुर आदमी भी उस झोंपड़ी में दाखिल होने का हौसला नहीं रखता। उसने सोचा कि जब मारिया वहां जाएगी तो जिन भूत उसे मार देंगे और यूं इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। मारिया बहुत रोई चिल्लाई। उसने सौतेली माँ की बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन उस पत्थर दिल औरत पर कुछ असर ना हुआ। मारिया रो रो कर चुप हो गई। उसने एक कंधे पर चरखा रखा, दूसरे पर रुई की गठरी और आहिस्ता आहिस्ता नदी की तरफ चल दी। जब वो झोंपड़ी के पास पहुंची तो खौफ से कांपने लगी। तेज आंधी चल रही थी और हवा साएं साएं कर रही थी। उसने हौसला करके झोंपड़ी का दरवाज़ा खोला तो चरचराहट की आवाज़ आई और वो कांप गई। उसके कमरे में दाखिल होते ही रोशनी हो गई। उसकी कुछ समझ में ना आया कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। वो खामोशी से ज़मीन पर बैठ गई और तेज़ी से चरखा काटना शुरू कर दिया कि सुबह होने से पहले पहले सारी रुई का धागा बना ले और उसे घर से ना निकाला जाए। वो चुपचाप चरखा काटती रही। आधी रात तक कोई ख़ास बात ना हुई। आधी रात के करीब ज़ोर की आंधी चलना शुरू हो गई और बाहर से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई गाड़ी आकर रुकी हो। मारिया बहुत घबराई और चरखा छोड़कर एक कोने में दुबक कर बैठ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बैठी रहे तब भी मुश्किल, और अगर भाग निकले तो वो लोग उसे देख लेंगे जिनकी गाड़ी की आवाज़ आई थी। वो सोचने लगी, मैं क्या करूं? कोई मुझे उठा कर ना ले जाए। वैसे तो वो अपने घर में बहुत तंग थी और वहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन ये भी नहीं चाहती थी कि कोई जिन भूत उसे उठा कर ले जाए और चीर फाड़ कर खा जाए। वो अभी सोच ही रही थी कि दो नौजवान लड़के अंदर दाखिल हुए। वो ये देखकर हैरान हुई कि दरवाज़ा तो बंद है, ये लोग अंदर कैसे दाखिल हुए। उन नौजवानों ने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, तंग कोट, तंग पतलूने, पैरों में स्याह बूट, सर पर टेढ़ी टोपियाँ। उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे अंगारे दहक रहे हों। जो ही वो अंदर दाखिल हुए, झोंपड़ी में साज़ों की दिलकश आवाज़ें गूंजने लगीं। उन्होंने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले और मौसीकी की धुन पर नाचते हुए गाने लगे। नाचेंगे नचाएंगे, लड़की को ले जाएंगे, लौट के फिर ना आएंगे। मारिया उन्हें खैरत से देखती रही और वो तालियां बजा बजा कर नाचते गाते रहे। जब थक गए तो वो मारिया की तरफ आए और एक लड़का हाथ बढ़ाते हुए बोला, आओ हमारे साथ नाचो।
मारिया अब इतनी खौफजदा ना थी। पहले उसे ये डर था कि खौफनाक किस्म के भूत झोंपड़ी में आएंगे और उसे खा जाएंगे या उठा कर ले जाएंगे, लेकिन ये लड़के तो देखने में बहुत खूबसूरत थे और उन्होंने बिल्कुल उसे तकलीफ ना दी थी। वो बोली, आप लोगों के साथ नाचने में मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ज़रा मेरी हालत तो देखें। नंगे पाँव और फटे कपड़ों में मैं घर से निकली हूँ। ऐसी हालत में आपके साथ नाचती अच्छी न लगूंगी। तो क्या चाहिए तुम्हें? उन्होंने पूछा। मारिया बोली, सुर्ख रंग की जूतों की जोड़ी जिसका तला मजबूत लेकिन एड़ी हल्की हो। दोनों लड़के बाहर गए और मारिया की पसंद का जूता लेकर फौरन ही वापस आ गए। फिर उसने उन्हें रेशमी जराबों, रेशमी टोपी, सुनहरी हार और सुर्ख रिबन लाने के लिए भेजा। उसके बाद दस्ताने, पंखा और रुमाल लाने के लिए कहा। जब वो ये सब कुछ लेकर आ गए तो मारिया बोली, क्या आप मुझे कुछ पैसे नहीं देंगे? दोनों लड़के फिर भाग गए और रुपयों से भरी हुई थैली लाकर मारिया के कदमों में डाल दी। वो जब भी बाहर जाते मारिया उनके वापस आने तक कोई फरमाइश सोच रखती। उसे पता था कि सुबह की रोशनी के साथ ही ये लड़के गायब हो जाएंगे। अब उसकी समझ में कोई और बात ना आ रही थी। उसे खामोश देखकर लड़के बोले, अब तो हम सब कुछ ला चुके, अब कोई कसर बाकी नहीं रही। चलो आओ, अब हमारे साथ नाचो। अचानक मारिया के दिमाग में एक बात आ गई और वो बोली, हाँ अब सब कुछ आ चुका है, लेकिन मुंह हाथ धोने के लिए पानी भी तो चाहिए। ये कहकर उसने उन्हें एक छलनी दी कि इसमें पानी भर के लाएं। वो भागे भागे नदी पर गए, लेकिन जब छलनी को भर के ऊपर उठाते तो उसमें से पानी निकल जाता और फिर पानी भरने लगते। तमाम रात गुजर गई लेकिन छलनी में पानी ना भरा। आखिरकार जब मुर्गे की बांग सुनाई दी तो वो गुस्से के आलम में झोंपड़ी में वापस आए और छलनी को ज़मीन पर पटकते हुए बोले, चालाक लड़की, अब तो हम जा रहे हैं। कल ज़रा इधर आना, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करते हैं। सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। ये कहकर वो गायब हो गए और कमरे में खामोशी छा गई। मारिया थक चुकी थी। आधी रात तक वो चरखा काटती रही। फिर इन लड़कों से पाला पड़ गया। उसकी आंखें बंद होने लगीं और जल्द ही वो गहरी नींद सो गई। उधर उसकी सौतेली माँ सुबह ही सुबह ये सोचकर घर से निकली कि लड़की ज़रूर मर गई होगी। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि हमेशा के लिए इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। लेकिन झोंपड़ी में जाकर क्या देखती है कि मरना तो रहा एक तरफ, मारिया का तो बाल भी बीका ना हुआ था। ना सिर्फ ये, बल्कि वो तो बेहतरीन कपड़े पहने, कीमती हार, टोपी और ऐसी ही बहुत सी कीमती चीज़ों से लदी पंदी आराम से सो रही थी। उसने मारिया को झंझोड़ कर जगाया। वो आंखें मलती हुई उठी तो सौतेली माँ ने उस पर सवालों की बौछार कर दी और जब मारिया ने सारी कहानी उसे सुनाई तो वो बहुत ही हैरान हुई। अब तो उसे मारिया पर और भी गुस्सा आया। वो इस बात पर जल गई कि मारिया के पास आर्या से भी अच्छे कपड़े, उम्दा उम्दा चीज़ें हैं। फौरन घर पहुंची और आर्या से बोली, बेटी आज रात तुम उस झोंपड़ी में जाओ और उन लड़कों से इससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ें मांगो। देख लेना, वो तुमको सर से पांव तक सोने में लाद देंगे। आर्या ने अपनी माँ की हदायत पर अमल किया। शाम को चरखा और रुई लेकर झोंपड़ी में पहुंची और चरखा काटने लगी। सब कुछ उसी तरह हुआ जैसे पिछली रात हुआ था। आधी रात के करीब एक गाड़ी की आवाज़ आई और फिर वही लड़के उसी तरह बगैर दरवाज़ा खोले कमरे में दाखिल हुए। उनके कमरे में दाखिल होते ही साज बजना शुरू हो गए और वो तालियां बजा बजा कर गाने लगे, नाचेंगे नचाएंगे, लड़की को ले जाएंगे, रात का बदला चुकाएंगे। लेकिन आर्या उतनी अक्लमंद या चालाक ना थी जितनी मारिया। जब लड़कों ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, आओ हमारे साथ नाचो, तो उसने सारी चीज़ें एक ही वक्त में मांग लीं। उसने कहा, नाचने के लिए अच्छे से जूते ला दो, रेशमी जुराबें, रेशमी टोपी, सुनहरी हार और सुर्ख रिबन ला दो। उसके साथ ही उसने पैसों की भी फरमाइश कर दी। लड़के जब सब कुछ ले आए तो फिर उसने उन्हें पानी लाने को कहा ताकि हाथ धो ले, लेकिन उसकी माँ ने उसको छलनी ना दी थी। उसने सोचा कि छलनी के मुतल्लिक तो इन लोगों को पता चल चुका है कि इसमें पानी नहीं लिया जा सकता, इसलिए उसने आर्या को एक ऐसी बाल्टी दे दी थी जिसके तले में सुराख थे। लड़कों ने बाल्टी नदी के किनारे कीचड़ में रख दी। फिर एक लड़के ने दूसरे से कहा, कल रात हम पानी ना ले जा सके थे, आज ऐसा करते हैं, बाल्टी में कुछ रेत भर लेते हैं ताकि सुराख बंद हो जाए। बाल्टी के सुराहों में कीचड़ भर गई। लड़कों ने उसके अंदर रेत की मोटी सी तह भी बिछा दी। फिर बाल्टी में पानी भरा और उसे लेकर झोंपड़ी में पहुंचे। आर्या ने बहुत सोचा लेकिन और कोई बहाना उसके समझ में ना आया। लड़के चिल्लाए, चालाक लड़की, जल्दी करो, हाथ मुंह धो, कपड़े बदलो और हमारे साथ नाचो।
आर्या ने मुंह धोया, कपड़े बदले और फिर शीशा देखने लगी, लेकिन लड़कों ने उसे पकड़कर अपनी तरफ घसीट लिया और नाचने लगे। वो एक दायरे में इतनी तेजी से चक्कर लगा रहे थे कि आर्या के कदम लड़खड़ा गए, लेकिन वो लड़के ना रुके और इसी तरह नाचते रहे, यहाँ तक कि उसे यूं लगा जैसे उसके बाजू और टांगे जिस्म से अलग हो जाएंगे। वो चिल्लाई, खुदा के लिए ज़रा रुको, मुझे सांस तो लेने दो, चक्कर आ रहे हैं, थोड़ी देर बैठने दो। लेकिन वो भला कहाँ रुकने वाले थे। वो और भी तेज़ी से नाचने लगे, यहाँ तक कि मुर्गे ने अजान दे दी। जब वो रुके तो आर्या बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्होंने उसका सर काटा, फिर पेशानी में कील ठोंक कर उसे झोंपड़ी के बाहर दरवाजे पर लटका दिया, फिर लाश उठाकर नदी में फेंक दी और गायब हो गए। ये लड़के असल में भूत थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई आदमी उस झोंपड़ी में आए। अगर पहली रात मारिया भी उनके साथ नाचने लगती तो वो उसका भी यही हाल करते, लेकिन उसने उन्हें इस बात का मौका ही ना दिया। आर्या की माँ सुबह खुशी खुशी उठी और इस ख्याल से झोंपड़ी की तरफ चल दी कि आर्या ने उन लोगों से बहुत कीमती तोहफे लिए होंगे। जब वो उस मोड़ पर पहुंची जहां से झोंपड़ी का दरवाज़ा नज़र आ रहा था तो उसे यूं लगा जैसे आर्या दरवाजे में से झांक रही हो। उसने ज़ोर से कहा, आती हूँ बेटी, आती हूँ, ज़रा सब्र करो। वो झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंची तो ये समझी कि दीवार में सुराख है और आर्या ने सर बाहर निकाल रखा है। वो बोली, तुम तो यूं मुस्कुरा रही हो बेटी जैसे दुनिया जहान की सारी दौलत तुम्हें मिल गई हो। ज़रा दिखाओ तो सही, क्या क्या चीज़ें मिली हैं तुम्हें। इसके जवाब में आर्या तो क्या बोलती। पास के दरख्त पर एक परिंदा आकर बैठा और ऐन की तरफ मुंह करके बोला, बेवकूफ़ और जाहिल औरत, दीवार में तो तेरी बेटी का सिर्फ सर ही है और उसका धड़ तो नदी में बह गया। अब तो ऐन ने अपना सर पीट लिया। यह तबाही उसकी अपनी ही लाई हुई थी। उसने सौतेली बेटी के लिए जो कुआं खोदा था उसकी अपनी बेटी उसमें गिर गई थी।